एक स्टार्ट। हम्म तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अब। सो हाँ जी। देवी और सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ा है। इनका नाम है वरुण सूरी। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, सॉन्ग राइटर और एक एंटरटेनर है। और इन्होंने अहोम, टाइम टू लिसन, बेरुपिया और प्यार का पंचनामा 2 जैसी मूवीज में, और जय श्री कृष्णा और देवी और दिया और बाती हम जैसे टीवी सीरियल्स में अपनी प्रेजेंस बनाई है अपनी एक्टिंग के थ्रू। ये ना सिर्फ एक एक्टर और एंटरटेनर हैं, ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो हर किसी को अपनी स्टोरी से इंस्पायर करते हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज में इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो सर, आज आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। थैंक यू सो मच। और जितना मतलब मेरी समझ है, मैं उस हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। और अब मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ से शुरू करना है, लेकिन जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मैं थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूँ। 2010 में मैंने अपना सीरियल मतलब एक्टिंग लाइन शुरू की थी। मैंने पहला सीरियल किया था इंसानियत। उसके बाद मैंने कुछ टीवी कमर्शियल किए थे, जैसे एमबीएच मसाला, लीमा मोबाइल, माइक्रोटेक इन्वर्टर। फिर मुझे ऐसा हुआ था कि यार, क्योंकि मैं जो सीरियल कर रहा था वो ना टीवी पर तो आ रहे थे, लेकिन ऐसे चैनल पे आ रहे थे जहां पर ज्यादातर रीच नहीं थी। जैसे डीडी उर्दू और डीडी नेशनल पे आ रहे थे, तो जो मेन प्राइम चैनल थे उन पर नहीं आ रहा था। तो एक अंदर एज एन एक्टर मुझे आग लग रही थी, यार कुछ अच्छा कोई एक बड़ा सीरियल करना है जिससे मैं घर घर पहुंच जाऊं, और जो हम्म, बेसिकली जो अर्बन सिटीज है उसमें पहुंच जाऊं। तो फिर हम्म, मुझे सीरियल मिला दिया और बाती हम। मैंने एक ऑडिशन क्रैक किया था, जिसको मुझे 6 महीने के बाद कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया दी और बाती हम में। फिर दी और बाती हम मिला। फिर मैं मुंबई चला गया, मैं वैसे दिल्ली से हूँ। और जब मैं मुंबई गया तो फिर वहां हम्म, से बहुत सारे मुझे बैक टू बैक सीरियल्स मिले, जैसे जोधा अकबर, ये है मोहब्बतें, पवित्र रिश्ता, और भी बहुत सारे। तो बस यहाँ से हम्म, जर्नी मेरी शुरू हुई। हम्म। और आपको एक्टिंग में आने के लिए पुश कैसे किया गया था? मतलब क्या फैक्टर था कि जो आपको एक्टिंग में जाना है, कुछ अपनी प्रेजेंस बनानी है इस तरह यहाँ पे? मुझे ऐसा मतलब हुआ ये था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद ना कुछ टाइम मैंने जॉब की, मेरे मतलब का काम नहीं है, मैंने कर तो ली घर वालों के प्रेशर से इंजीनियरिंग, और जॉब भी कर रहा हूँ। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे थिएटर दिखाने मुझे ले गया मंडी हाउस। दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है मंडी हाउस, तो बड़ा हम वहां बड़ा चले गए। हम्म, और जब मैंने पहली बारी प्ले करते हुए देखा, मुझे आज भी वो एक्टर का नाम याद है, हृदय सिंह। और उस एक्टर ने अश्वत्थामा का रोल प्ले किया था, और मैं फैन हो गया। मैं कहा यार ये चीज कुछ करनी है, ये कुछ एक्साइट कर रही है। गूजबम्स आ गए थे। वो जो जिस तरीके का मैंने वो प्ले देखा था, प्ले का नाम था अंधा युग। और बहुत मतलब वो गांधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्ले है, कि महाभारत का जो प्ले है हम हमेशा कृष्ण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखते हैं। लेकिन एक गांधारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके 100 बच्चे मार दिए गए हैं युद्ध में, और तो उसके सामने तो भगवान हम्म, कृष्ण भी खड़े हैं, तो वो उनको भी श्राप दे देती है। उनके लिए तो वो भी भगवान नहीं है उस वक्त, क्योंकि 100 बच्चे मेरे मर गए हैं, तो मेरे तो सामने वाला इंसान भगवान कुछ भी नहीं। जिसमें अश्वत्थामा का रोल हृदय सिंह ने किया था, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत कमाल की चीज है। ऑन द स्पॉट आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लोग तालियां दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है, बुरा कर रहे हो तो लोग बता रहे हैं। तो मैं कहा यार कुछ ऐसा सा ही करना है। बस वहीं हम्म, से एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई मेरी। हम्म। आपने इंजीनियरिंग की है तो यानी कि ये बात सही हम्म। साबित होती है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करते हैं। नहीं नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की है और जॉब भी की है। मैंने लगभग 2.5 साल जॉब की है, हम्म, लेकिन जब मैं 3-4 महीने जॉब कर चुका था, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि 9 वाला इंसान नहीं हूँ मैं प्रोजेक्ट वाइज काम कर सकता हूँ। लगातार मैं सिर्फ सेम वर्क किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। या तो फिर ये होता है कि मैं जॉब चेंज करता रहता, तो उससे फिर स्टेबिलिटी मेरे मुझ में नहीं आती। तो मुझे एक ऐसा काम करना था जो मतलब प्रोजेक्ट वाइज हो सके, और जिसमें मैं हर बारी एक नया चैलेंज लूँ अपने सामने, और उसको मैं एक्सेप्ट हम्म, करके उसको आगे उसमें जीत जाऊं या हार जाऊं तो बात की बात है, लेकिन एक्सेप्ट कर सकूं हम्म, और मैं काम कर सकूं चैलेंज पर। तो मुझे एक्टिंग से अच्छा उस टाइम
पर कुछ नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ रुझान होता गया, मुझे अच्छे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया समझाया, जैसे मेरे गुरु थे अदनान बिस्मिल्लाह जी, और उसके बाद फिर अशोक खुराना सर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बस ऐसे ही सीखते गए और करते गए। हम्म। और जब आपने एक्टिंग में जो अपने पहला वो किया, तो आपका फैमिली का या फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, फिर उनको थोड़े वो थे, ऑब्स्ट्रक्ट किया था आपको? एक्चुअली घर वाले तो मैं सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मॉम और डैड। तो उनको तो कभी भी ये चीजें समझ नहीं आई, वो खुद भी कभी सिनेमा हॉल जाते नहीं थे, वो सिर्फ पढ़ाई पे और एक जैसे मिडिल क्लास में रहता ही है बहुत। अब तो खैर चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे 1990s में ऐसा नहीं होता था। तो टीवी भी किसी किसी के घर पे होते थे। तो ऐसा तो उनकी तरफ से कहीं पर भी नहीं था कि नहीं तुम एक्टिंग करो और हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। मोस्टली फैमिलीज में नहीं होता। तो मैं ये बात उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ अपने पे भरोसा रखिए और आप एक दिशा में चलते रहिए, कहीं ना कहीं मंजिल जरूर मिलेगी, देर सवेरी सही। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने पहला सीरियल किया, ऑडिशन दिए, और जब मैंने पहला सीरियल किया तो वो सीरियल आया, मतलब ऑन एयर हुआ, लेकिन डीडी किसान पे हुआ था। तो वो कोई देखता ही नहीं था। तो मतलब हमारी फैमिलीज में नहीं देखा जाता था, गांव में देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। डीडी नेशनल और डीडी किसान, डीडी उर्दू, ऐसे हम्म। जो चैनल्स है। तो वो आया, मुझे पेमेंट भी मिली, मैंने घर पे आके बताया भी। अब वो डीडी किसान देखे जा रहे, वो टाइम पता ही नहीं चला कभी आया, मतलब मेरे घर वाले नहीं देख पाए, तो उनको कुछ ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान मैंने एक ऐड की थी एमडीएच मसाला की, जो बड़ी हम्म। फेमस हुई थी। और उस दौरान मेरे घर वालों को ये लगा कि हाँ अब लड़का ना कुछ कर रहा है, क्योंकि हर ओवर के बाद वो ऐड आती थी। तो आसपास हम्म। के मोहल्लों में और रिश्तेदारों में मैं शाहरुख खान हो चुका था, फेम मिल चुका था मुझे। तो वो एक जो उनका नजरिया था कि मैं पिछले 6-8 महीनों से जो स्ट्रगल कर रहा था, और जब वो ऐड आई हम्म। तो मतलब मुझे लगा फिर ऊपर वाले ने साथ दिया है 6 महीने बाद, तो ऐसा हम्म। रहा। और शाहरुख खान के के आपका एक्टिंग में या फिर इस इंडस्ट्री में आइडियल कौन है आपका? ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सबका अलग जॉनर रहता है, लेकिन जो ऑल टाइम में जो मैंने मूवी देखी है, और उसमें मुझे धनुष बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे अभय देओल बहुत अच्छे लगते हैं, रणबीर कपूर हैं। तो बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देख के ना सीखने को मिलता है, और लगता है कि यार ये जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, हम शायद अपनी जिंदगी में उस लेवल पर पहुंच पाएंगे या नहीं। तो वो एक चैलेंज अपने आप को भी दिया हुआ है कि नहीं, उस लेवल तक का काम तो करना है। और जब हम्म। हमारी मूवी आई थी ओहाम, तो बहुतों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। तो फिर मुझे लगा हाँ मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, आज नहीं तो सूनर और लेटर मिल जाएगी मंजिल। ओहाम को सही एक रिएक्शन भी बहुत मिला है पब्लिक के थ्रू। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ओहाम में आपका रोल क्या था, और उसमें क्या चीज खास थी जो उसको एक बहुत एक डिफरेंट मूवी बनाती है? उसमें ना मुझे तीन चीजें बहुत खास लगती है। सबसे पहली चीज कि जितने भी लोग थे उस मूवी में, सारे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, कोई भी हम्म। फिल्म बैकग्राउंड से नहीं था। तो बिल्कुल ही एक प्रयास किया गया था। 2020 में जब कोरोना आया था, तो कुछ लोग हम आप में जो थिएटर करते थे, जो आपस में स्ट्रगल कर रहे थे एक्टर्स, और हम सब मिलकर हमने एक टीम बनाई, हमने डिस्कस किया। उस टाइम पे बहुत जूम मीटिंग और ये सब होता था, वीडियो कॉल होती थी, तो ग्रुप बनाए गए व्हाट्सएप पे। तो हमने उसको 2020 को हमने वेस्ट नहीं जाने दिया, हमने पेपर वर्क बहुत किया। तो सबसे बड़ी हम्म। यूनिक बात तो ये थी कि सारे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड थे, और इसीलिए शायद हमें हम्म। जो फिल्मी बैकग्राउंड वाले थे उन्होंने हमें सीरियसली नहीं लिया। दूसरा जो पार्ट था वो ये था कि इस मूवी का जो सस्पेंस है, जो शुरुआत से लेके एंड तक है, वो हर दस हम्म। मिनट में अनफोल्ड होता है, और साथ ही साथ और चीज और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, और माइंड को और ज्यादा ना उलझा देता है कि यार मैं तो ये सोच माइंड रहा था। बॉगलिंग बहुत अब ज्यादा। हाँ, तो वो ऐसा हो जाता है कि यार मैं तो ये सोच रहा था ये ट्विस्ट आएगा, लेकिन ये तो आया नहीं, ये तो ये हो गया। तो जो हर 10 मिनट में, जो हमारी 2 घंटे 20 मिनट की मूवी थी, उसमें मतलब समझ लो 22 या 23 ट्विस्ट है। तो अब आप देख लीजिए, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ हो रहा है। हमें तो बहुतों ने ये बोला कि आपने ये मूवी क्यों बनाई, तो वेब सीरीज बना देते। तो हमने कहा नहीं, क्योंकि मूवी जो होती है ना वो इतिहास में चलती है, मुझे नहीं मालूम आगे वेब सीरीज का क्या होगा।
लेकिन आज भी अगर हम कोई एक जी सिनेमा पे या सोनी चैनल पे या कहीं पर भी कोई मूवी की क्लिप भी देख लेते हैं हम्म। इंस्टाग्राम पे भी, तो हमें याद आ जाता है, अरे हाँ ये मूवी तो वो थी यार। तो हम कई बार वो मूवी निकालते हैं अपनी लाइब्रेरी से, नेटफ्लिक्स से या कहीं से भी ढूंढ के वो मूवी देखने लग जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आगे वेब सीरीज का ऐसे हम्म। दौर होगा या नहीं होगा, लेकिन मूवी करना एक इतिहास में छपना है। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज वो थी कि हमने दिल्ली में रहकर हमने इतनी बड़ी मूवी बनाई, उसको उस लेवल तक लेकर गए जो मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड मूवी कहा जाता है उस लेवल तक का किया, और हमने उसको रिलीज कर दिया। क्योंकि जो मुंबई के लोग हैं उनकी एक अलग लॉबी है, ठीक है, वो आउटसाइडर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो ये तीनों चीजें फैक्टर थे, हम्म। पहला कि हम एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, दूसरा सस्पेंस, और तीसरा जो हम एक्टर्स ने इतनी मेहनत से उस लेवल तक हम इस मूवी को लेकर गए जहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी, जहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, हम्म। डायरेक्शन हो गई, सब हम सब ने मतलब मिलकर एक बहुत अच्छा एक गुलदस्ता बनाया है जहाँ पे अलग अलग रंग के फूल हैं। तो मेरा जो डायरेक्टर थे अंकित हंस, वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं अपनी ऑडियंस को ना एक टिकट में ना 10 मूवीज के मजे देना चाहता हूँ, और वो था भी, और बहुतों ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। कईयों ने तो हमारी मूवी को दृश्यम से और अंधाधुन से कंपैरिजन किया, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम सारे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे। और अगर इस बैकग्राउंड और इस जर्नी की अगर हम बात भी करें तो जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं उनको बॉलीवुड में या फिर किसी भी फील्ड में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आप कोई ऐसी स्टोरी बताएंगे जो आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया अपने इनिशियल फेज में? देखिए, संघर्ष तो हर जगह ही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए। लेकिन मैं इस बात से ये कहूंगा कि मुझे ना अच्छे लोग मिलते गए, हर स्टेप पे अच्छे अच्छे लोग मिलते गए जिन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, लेकिन उनका ये मानना था, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर या ऐसा आपको क्या लगा मुझमें, तो ये कहते थे कि तुझमें ना भूख बहुत थी, तो भूख अभी भी है, कि तुझे काम करना है और अच्छा काम करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ काम ही करना है तो कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं, अच्छा काम करना है। तो मैं ये कहूंगा कि जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है या जो किसी भी फील्ड में है जिनको नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपनी भूख बढ़ाओ। भूख बढ़ाने से ये होगा, खाने वाली भूख नहीं, काम की भूख। तो भूख बढ़ाने से आपका ये होगा कि आपका दिमाग तेज चलने लग जाएगा उस पर्पस के लिए जिस पर्पस की आपको भूख है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपका दिमाग तेज चलेगा आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ आपके फिर आप क्या हो सकता है, आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। आपने सीख तो लिया लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो भी फंसोगे, तो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो। तो मुझे ऐसा अपने अपनी फील्ड में जहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लगा था, जब मैं मुंबई रह रहा था, और मुंबई में ऐसा था कि सीरियल्स हम करते हैं तो उसकी पेमेंट 3 महीने बाद मिलती है। तो किसी कारणवश मैं 1 डेढ़ महीना काम नहीं कर पाया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, तो मैं वापस दिल्ली आ गया था, तो मैं काम नहीं कर पाया। तो जब मैं वापस गया तो उसके बाद ना मुझे थोड़े टाइम के लिए, मतलब 1 डेढ़ महीने के लिए काम नहीं मिला। तो जब काम नहीं मिला तो वो जो टाइम पीरियड था ना, वहां पे आपको अपने ऊपर क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं, यार मुझे काम नहीं मिल रहा तो क्या मैं इतने टाइम से जो मैं रह रहा था, मुझे ऐसी तुक्के तुक्के में काम मिल रहा था, या मेरे अंदर वो कैलिबर नहीं है, या मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, या कोई भी जो भी अपनी फील्ड में होता है उसको डाउट आने लग जाता है एक थोड़े टाइम के बाद, जब उसका काम नीचे जाता है या उसको काम नहीं मिलता। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट जहां पर आपको आ गया ना, वहां पर आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि यार मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ जो तुम मुझे देना चाहते हो। तो अपने अपने आप को काबिल बनाते रहना चाहिए, यूनिवर्स में ये मैसेज दीजिए कि ठीक है तू मेरे सामने स्ट्रगल कर रहा है ना, मैं इस पड़ाव को पार करूंगा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस चीज को लेकर आप चल रहे हैं ना, तो सारी चीजें बैठ जाती है। बस अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत होने देना, क्योंकि जहां पर आपको सेल्फ डाउट होगा ना, वहां पे दुनिया आपके अगेंस्ट में वैसी खड़ी है, वो आपको और नीचे करती जाएगी और आप दबते जाओगे दबते जाओगे। तो जो ये संघर्ष का टाइम था फिर ऐसे ही था। फिर मुझे एक मूवी मिली थी प्यार का पंचनामा 2। इसका भी एक बड़ा अजीब किस्सा है। उसमें ये हुआ था कि मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने शॉर्ट मूवी दिल्ली में की थी, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर लगा था प्यार का पंचनामा 2 में, लव रंजन फिल्म में। तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा एक कैरेक्टर है, रिलायंस एग्जीक्यूटिव है और वो दिल्ली से है, तो वो बार्गेनिंग करता है अच्छे खासी प्रिंटर को लेके। तो उसने मुझे घर से ही ऑडिशन भेजने को बोला, तो मैंने बना कर दे दिया। अब जब दिया तो वो फाइल बड़ी बन गई। उस टाइम पे ये वी ट्रांसफर 10 GB नहीं था, मैं 2015-16 के आसपास की बात बता रहा हूँ।
तो मैं कहा यार फाइल बड़ी बन गई, अब क्या करूँ? कह रहे इसको छोटा कर। अब मैंने ऑडिशन को फिर से ऑडिशन किया अपना, सेकंड टाइम। उसमें मैंने छोटा एक्ट किया, मतलब ज्यादा बार्गेनिंग वाले सीन्स नहीं डाल के छोटे किए। अब वो फाइल मैंने उसको दी। वो फाइल उसने जिस कंप्यूटर में डाली, वो कंप्यूटर उसका क्रैश हो गया। उसने मुझे बोला तू मुंबई आएगा ना तो तू ऑफिस में आके ऑडिशन दे। अब एक्टिंग मैंने करना। ऑडिशन दिया, हाँ। अब मैं थर्ड टाइम ऑडिशन देने जा रहा हूँ ऑफिस में। उसने जिस हैंडी कैम में, मतलब मेरे दोस्त के साथ उसका एक सीनियर भी था, उसने जिस हैंडी कैम में वो लिया, वो हैंडी कैम रह गया यहाँ पर, मतलब मुंबई में। और लव रंजन सर जो डायरेक्टर थे वो चले गए दिल्ली अपना शूट करने। तो मेरा हम्म। थर्ड ऑडिशन भी नहीं हो पाया, डायरेक्टर तक नहीं पहुंच पाया। अब मैं कहा अब क्या करूं? वो कह रहा फिर से एक और बना। मैंने फिर फोर्थ ऑडिशन बनाया। फिर जाकर वो हुआ, और फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला अब हम इसको अपनी मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से हम इसको करते हैं। फिर मैंने फिफ्थ टाइम ऑडिशन दिया, और तब वो प्यार का मंचनामा में काम मिला। अब ये हुआ कि मैं शूट करने गया। तो जब मैं शूट करने गया तो वहां पे रिलायंस डिजिटल एग्जीक्यूटिव था, जो मैम को वो दिखाता है प्रिंटर, अगर आपने देखा हो वो सीन है उसमें। वो सीन ना बहुत अच्छा से शूट हुआ था और पूरा शूट हुआ था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रिलायंस डिजिटल से वहां से कोई एक सीनियर आए हुए थे, सीनियर पोस्ट के कोई पर्सन थे। तो उन्होंने आके बोला यार हमारे यहाँ तो कभी बार्गेनिंग होती ही नहीं हमारे शोरूम में। हम तो सीधा सीधा जो प्राइस होता है ऑलरेडी मिनिमम प्राइस पे हम देते हैं, और उसमें ले लेते हैं कस्टमर। तो कोई हम डिस्काउंट या ऐसा कुछ नहीं होता कि बार्गेनिंग करो तो। अब मुझे वहां पे ना इंट्यूशन हो गई थी कि मेरा सीन कट हो गया, क्योंकि मेरा तो पूरा सीन बार्गेनिंग के ऊपर था। तो अब वो सीन कट हुआ, और लेकिन खैर उसमें मैं दिख रहा हूँ, जी मैम, यस मैम, ओके मैम। तो बस यही तीन चार डायलॉग्स हैं। लेकिन मैंने ना वहां से एक चीज सीख ली थी कि यार अब ना मूवी में हीरो बन के आना है। अब ये छोटे कैरेक्टर वाला नहीं करना, मूवी में हीरो बन के आना है। वो 2016-17 के आसपास की बात है, उनकी सक्सेस पार्टी हुई थी, उसमें मुझे इनवाइट भी किया था। अब वो मेरी ईगो कह लीजिए या बेवकूफी कह लीजिए या कुछ भी था कि ना समझी नादानी कुछ भी कह लीजिए, मैं उस पार्टी में नहीं गया। और मुझे ये हो रहा था यार मेरा तो इतना बड़ा सीन था, और मुझको इतना छोटा सा कर दिया, यस मैम ओके मैम ऐसे क्राउड का लग रहा है वो तो, जबकि मैं तो एक्टर हूँ। तो वो वाली चीज जब हुई तो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि एक्टर को बहुत बुरा लगता है, बड़ी मुश्किल से एक कि रोल आप मिलता बहुत है। मेहनत कर मैंने, रहे हो और आपके उसको हाँ, हटा दिया जाए। हाँ, और 4-5 बारी मैंने वो दिया, ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिया। हाँ, और उसके बाद पेमेंट को लेकर भी थोड़े से इश्यूज हो गए थे। तो मैंने कहा पेमेंट को लेकर भी इश्यूज हो गए। फिर मेरा काम भी मूवी में नहीं दिखा। होता क्या है जब एक्टर कोई प्रोजेक्ट करता है ना, तो जिस वक्त वो शूट करके आता है और उसको शूट लगता है कि यार हाँ मैंने ये अच्छा किया, वो ढिंडोरा पीट देता है। तो कहता है यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट आएगा ना तो देखियो यार, तो मैंने इसमें फाड़ दिया, इसमें मैंने ये कर दिया, धागे खोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन ऐसा जब नहीं आता ना स्क्रीन पर तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने वो सोच लिया था कि मुझे अब लीड में ही करना है। तो बस फिर और हाँ मिली मुझे मूवी। और ओहम आपकी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा जिसमें आपका मेन कैरेक्टर था। हाँ जी, हाँ, उसमें मेरा यशवंत का कैरेक्टर था, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस। ऑफिसर है, हाँ, पुलिस हाँ इंस्पेक्टर हाँ। है। और वो ना नॉर्मल पुलिस वालों की तरह नहीं है कि मार पीट के वो पूछता है या ऐसा नहीं। वो सिर्फ अपने दिमाग से काम करता है। उसका मानना यह है हाथ पैर जो है ना कमजोर इंसान चलाते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती। तो वो हर चीज ना बहुत बारीकी से देखता है और बारीकी से समझता है। अपने जो जो कंप्लेंट्स लेकर आते हैं उनकी बात को बहुत आराम से सुनता है। उनकी छोटे छोटे जो बातें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको गौर से सुनकर अपना केस सॉल्व करता है। तो वो एक ऐसा है जो सोसाइटी को चाहिए, एक आइडियल पुलिस वाला जो हम देखते हैं, जो हम चाहते हैं कि यार पुलिस वाले हमसे ऐसे बात करे, नॉर्मल बात करें। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लेंट लेकर आए, आपने हमें ही लॉकअप में डाल दिया, हमें ही हम पे ही शक कर रहे हो, या फिर आप हमसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हो। हम तो कंप्लेंट रहे हैं जी हमारे साथ फलाना फलाना कोई घटना हुई है, उसमें ऐसे ऐसे हमारे साथ किया गया, किसी ने हमारे साथ गलत किया है। तो होता क्या है कि जी आप ही की गलती है जी, आप ही छोटे कपड़े पहनकर निकले थे बाहर, या आप ही पर्स ऐसे लेके घूमे होगे, लापरवाही आपने ही की होगी। तो वो वैसा वाला पुलिस वाला नहीं है, बहुत सभ्य और बहुत आराम से बात करता है, लेकिन छोटे छोटे जो हरकतें होती है उनको पहचानता है, वो केस सॉल्व करता है। तो ऐसा है हमारा यशवंत बॉय। हम्म।
और अब एक और क्वेश्चन। हाँ जी। आप जो नए एक्टर्स हैं जो कि हम्म, एम्बिशियस हैं, बहुत हम्म, एस्पायर हो जाते हैं आपकी स्टोरी से और कहते हैं कि मुझे भी एक्टिंग में जाना है, मुझे भी करना है, आप हाँ उन लोगों जी। को क्या टिप्स देंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि आप लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर के लोग हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपको काम मिलेगा, ठीक है, आपको ये चीजें होगी। लेकिन इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डाउन टू अर्थ। आपको अगर सीखना है ना तो स्टूडेंट बन के सीखिए। हमारे जो पहले की गुरुकुल या आप देखेंगे तो स्टूडेंट नीचे बैठते थे, टीचर्स ऊपर बैठते थे। तो आपको सबसे पहले तो नीचे बैठना पड़ेगा। आपको अपने जिनसे आपको सीखना है उनसे आप मेरे जो थिएटर के सर थे वो मुझे ये कहते थे कि बेटा अपने गुरु को ना निचोड़ दो। उनका जितना रस है ना, उनके पास जितना ज्ञान है सब ले लो। फिर तुम देखो तुम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपने रियल लाइफ में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके गुरु ने सीखा या सिखाया वो भी सत्य है। क्योंकि उनका अलग तरीका है, उनके अपनी एक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो दवाई की तरह नहीं है कि आपको एक बीमारी हुई और आपने सेम दवाई दे दी कि आपको फीवर हुआ तो सबको ही आपने पैरासीटामोल दे दी और आपका हो गया। एक्टिंग ऐसा हम्म, नहीं है, आपको ये एक प्रोसेस है, ये आपको खोजना पड़ेगा खुद से। लेकिन उस खोजने से पहले आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे खोजा जाता है, ऐसे होता है। कईयों को क्या होता है, 2 क्लासेस लेते हैं, 3 क्लासेस लेते हैं, उनको लगता है हम एक्टर बन गए। या किसी की मिमिक्री कर ली आपने या आवाज निकाल ली तो आपको लगता है आप एक्टर बन गए। ऐसा नहीं है, आपको इमोशंस पकड़ने पड़ेंगे, आपको डायलॉग डिलीवरी आप पे काम करना, अपने पे काम करना पड़ेगा, आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं ना यार एक्टिंग में क्या है, बस स्मार्ट ही तो दिखना और ये ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे नाटक देखने और पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। आज हम जिस दौर में है एक बहुत अच्छी चीज है कि गूगल नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से आप हर चीज आप ले सकते हैं। हमसे पहले के जो एक्टर्स हैं जो काम कर गए हैं उनकी अपने इंटरव्यूज है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस है जो उन्होंने शेयर किए हुए हैं, वो सब आपको गूगल पर मिलेंगे। तो आपको उनके प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका जिस तरीके का चाल चलन है, आपका सोचने का जो तरीका है, वैसा कोई और एक्टर भी रहा हो और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जिससे आप क्लिक कर सकते हो। तो आप उनसे लर्न कर सकते हैं। लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाते रहिए और चीजें करते रहिए। और दूसरी जो चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जब काम कर रहे हैं तो अपने डायरेक्टर को या अपने गुरु को जो है वो उनको सुने। करने से पहले आप उनको सुने ताकि आप इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक तो हो गया लर्निंग और दूसरा हो गया इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों बहुत जरूरी काम है जो आपको करने आने चाहिए। नॉर्मली होता ही है कि बंदा सीख लेता है तो उसको लगता है यार मैंने तो सीख लिया, मैं डायरेक्टर की क्यों सुनूं, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ऐसा नहीं है। डायरेक्टर ने एक फ्रेम में के अंदर आपको इमेजिन किया अपने किरदार को। अब आपको वही किरदार निभाना है, तो आप वही किरदार निभाइए जो डायरेक्टर कह रहा है। हाँ, उसको अगर आप चाहो तो ये बोल दीजिए कि सर आपने ऐसे बोला है, मैंने ये कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा शॉट देना चाहता हूँ, तो क्या आप देख लोगे एक बार? तो फिर वो डायरेक्टर की मर्जी है कि हाँ यार टाइम है या नहीं, नहीं मुझे तो बस यही चाहिए था, मुझे ये मिल गया है, अब मैं और नहीं कराना चाहता। या फिर वो कहेगा कि हाँ चल एक अपने अपनी तरीके से दे दे। तो वो चीजें हैं, तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन। जी। और मैंने आपकी रिसेंट जो आपने सॉन्ग्स डायरेक्ट किए उनकी धर्म की बहुत थीम होती है आपकी, जो धर्म है सनातन धर्म है उसकी थीम आपकी लाइफ के अराउंड बहुत रिवॉल्व करती है, तो आप ऑडियंस को अपने बारे में बताएंगे इस चीज की कि आपका धर्म के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं ना, मेरे लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये कह लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा तो और धर्मों के बारे में पढ़ा ही है, अपने धर्म के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ा है। तो अपने धर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे पहले ऊपर होनी चाहिए। और हमारे धर्म में थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चाहे आप रामायण उठा लीजिए, चाहे आप महाभारत उठा लीजिए, चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जो आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं। और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि हमने ऐसा कुछ सोच के शुरू नहीं किया था कि हमें सिर्फ धार्मिक या हमें ऐसे ही डिवोशनल सॉन्ग्स बनाने हैं। हुआ ये कि जब हमने ये सोचा कि हमें सॉन्ग्स बनाने हैं तो हमने कहा अब हम कैसे बनाए। तो उस टाइम पे महाशिवरात्रि आ रही थी, तो हमने कहा यार शिव जी से तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हम शुरू करते हैं
तो हमने महाशिवरात्रि पर बनारस में जाके हमने सॉन्ग शूट किया। फिर हमें धीरे से फिर पता चला यार ये तो होली आ रही है, और होली तो वृंदावन और मथुरा यहाँ पे मनाई जाती है। फिर हमने इस पे शुरू कर दिया। उस टाइम पे रमजान चल रहे थे, तो हमने ये भी सोचा था कि हम ईद पे भी कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे इतना, हम इतना बड़ा कुछ स्टेप एकदम से ले रहे। ये सारे जो होली के और जो महाशिवरात्रि के थे, ये सॉन्ग कहीं ना एक फाइल में थे, कहीं ना कहीं लिखे हुए थे। तो हमें ये करने तो थे ही, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें अभी करने हैं। वो कोइंसिडेंटली ये चीजें हुई कि हम बैठे हुए थे, पूरी टीम बैठी हुई थी, तो हमने डिस्कस किया और ये काम हो गया। विजय वर्मा जी जो है उन्होंने म्यूजिक दिया, उन्होंने सिंगिंग की है। फिर तीसरा जो सॉन्ग हमारा आया, वो हमारा आया रामनवमी पर। तो जब रामनवमी पर हमारा सॉन्ग आया तो हम अयोध्या गए। तो कोइंसिडेंटली सारी चीजें वैसे ही बैठती गई जैसे हमने सोचा था, और यूनिवर्स ने जैसा हमें सपोर्ट किया, यूनिवर्स की जो एनर्जी थी उन्होंने सपोर्ट किया। और मुझे लगता है हम सही ट्रैक पे हैं। और हम सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम हर धर्म की बात करेंगे। हर हर तरह का म्यूजिक लाएंगे, फ्यूजन भी लाएंगे, कथक भी लाएंगे, जितने भी और हैं आज के जो कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं वो भी लाएंगे। लेकिन धीरे धीरे होगा। हाँ, शुरुआत हमारी अच्छी हो गई है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो एक ये अच्छी चीज है। तो आगे चलकर देखते हैं और कैसे कैसे सितारे में से सामान निकलता है, जादू निकलता है। तो बस यही है, आप सबका सपोर्ट चाहिए। सो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप हमारी ऑडियंस को हाँ जी। क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपने एक्टर्स के बारे में बताया, आपने जो नए नए एस्पायरिंग जो चीजें करना चाह रहे हैं उनके बारे में बताया, आप हमारी ऑडियंस को कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे इंटरव्यू? देखिए, दो चीजें हैं जो मैं महसूस करता हूँ हमेशा से, और मैं चाहता हूँ कि ये चीजें ना पूरे वर्ल्ड में ये चीजें होनी चाहिए। पहला तो ये है कि यार आप किसी को भी ना जज मत करो। सब अपनी अपनी परिस्थिति में, अपने अपने सिचुएशन में निकल कर आए हैं, और सब अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए ही चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि भाई मैं ये काम करके अपनी लाइफ को बुरा कर दूं। ये ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता है। तो सबसे पहले तो आप ना किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि आपको उसकी सिचुएशन नहीं पता। उसने जो एक्शन ले लिया अपनी लाइफ में, वो ले लिया है। उसकी जितनी समझ थी उसके हिसाब से उसने उस सिचुएशन में वैसा एक्शन ले लिया है। तो आप उसको जज मत कीजिए, लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा हो तो समझा सकते हैं, लेकिन बहुत पोलाइटली। पहला। और दूसरा ये कि जितना हो सके ना, जस्ट बी योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को जैसे आप प्रेजेंट करोगे ना, आपको बना ऊपर वाले ने बहुत यूनिक बनाया है और सबसे अलग बनाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सबको दिमाग नहीं दिया होता, सबकी शक्लें अलग अलग नहीं होती, सेम सेम सी होती। तो सबको अलग अलग बनाया गया है। जस्ट बी योरसेल्फ। किसी और को देख के कि यार उसने तो 18 साल की एज में ऐसा काम कर लिया, या उसने ये काम कर लिया तो मैं ये काम कर लूँ, या मुझे भी 18 साल में ये करना, अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। 25 साल के होने पे किसी कोई रेस में आगे होता है, कोई पीछे होता है। सब सब अंत तक जब पहुंचेंगे तो सब रेस फिनिश ही करेंगे। सब पोजीशन के हिसाब से आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हार गए तो आपके पास मौका नहीं रहा रेस फिनिश करने का। ऐसा नहीं है। आप ऊपर से टॉप एंगल से देखोगे तो सारी चीजें आपको सिमिलर सी ही लगेगी। तो आप अपनी रेस, अपनी जो जिंदगी है उसको मजे से जिए, और किसी को हर्ट ना करे। दिल से जिए, मस्ती से जिए। बस कोशिश ये कीजिए कि अपने दिल को खुश रखने के लिए किसी और का दिल ना दुखे। तो बस यही कहना चाहूंगा। और जितने भी आपसे ईमानदारी से मेहनत की जा सकती है आप वो कीजिए। टेंशन मत लीजिए। ऊपर वाला बैठा है, उसने आपके बारे में पहले से सोच रखा है, तो वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिस मंजिल के आप हकदार हो। सर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने आपका इंटरव्यू लिया, ये भले ही मेरा पहला हिंदी इंटरव्यू ऑनलाइन जो लिया था मैंने। और मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा थैंक गया यू। इंटरव्यू। और मुझे हाँ याद तो है आप आप। भारतीय विद्यापीठ में आए थे, दिल्ली हाँ जी, हाँ दिल्ली जी, में थे। हाँ, मैं उस हाँ समय जी। आ नहीं पाया था, पर क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा। मैं भी वॉलंटियर ओके। था वहाँ पर मेरे फ्रेंड से मैंने इंटरेक्ट किया था और उन्होंने बताया था आपके बारे में। अच्छा। मुझे जब उनसे इंटरेक्शन सुनी, जब आपके बारे में सुना, तो मेरे को अप्रोच करना चाहता था मैं आपको, तभी मैंने हाँ जी। अप्रोच किया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फ्यूचर वेंचर्स में आपको और भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें। आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, और उम्मीद है हमारे आखिरी टाइम नहीं मिलने थैंक का। यू। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू वंश, हम जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।
थैंक यू।